बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स की जनाब क्लास है और चैप्टर हम जनाब पढ़ रहे हैं 2, जिसका नाम वेक्टर है। देख लें, समझ ले बात के फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर्स हैं काफ़ी तवील तवील है। मैट्रिक की तरह नहीं है कि जो एक हफ्ते में चैप्टर मुकम्मल हो गया। फर्स्ट ईयर के चैप्टर जरा तवील है और स्पेशली जिस चैप्टर का आपने इंतखाब किया है पहले दूसरे चैप्टर का, ये तो काफ़ी तवील है। किताब के चंद बड़े चैप्टरों में से एक है। अगर हम 2 बड़े चैप्टर निकालें तो 2 बड़े चैप्टर में से एक चैप्टर आपका जनाब है जो काफ़ी बड़ा है। वेक्टर जनाब अली इसका नाम है और हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आज पढ़ेंगे। वेक्टर के बहुत सारे फेज है, बहुत सारे हिस्से हैं जो लोग क्लास में बाद में एडमिट हुए हैं, एडमिशन बाद में है। अक्सा है बेटा, नवाजिश अली साहब है, ठीक है जनाब, ईशा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो पिछले पुराने लेक्चर्स हैं उनको ज़रा सा हो सके तो टाइम निकाल के ज़रा देख लिया करें। और लेक्चर्स के हवाले से एक बात आप लोगों से और ये शेयर करनी है कि जो लेक्चर्स आप लोगों को अपलोड किए जाते हैं उसके लिंक आपको दे दिए जाते हैं। अगर किसी के पास लेक्चर ना खुल रहे हो मेरे बेटा, तो आप जनाब जो है वो डायरेक्ट मेरे को मैसेज करके अपना मसला हल करवा सकते हैं। यूट्यूब का हमारा चैनल लाइक कर ले, आप कहीं भी मत जाए, आप यूट्यूब के चैनल को खोलें, ठीक है जनाब। उस यूट्यूब के चैनल के अंदर एक प्ले लिस्ट बनी होती है, एक ऑप्शन होता है प्ले लिस्ट का। प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो सब क्लासों के नाम लिखे हुए आ रहे होंगे सब्जेक्ट के साथ। अगर आपको फिजिक्स के लेक्चर देखने हैं, आप फिजिक्स की प्ले लिंक खोलेंगे, जो डेट वाइज सारे लेक्चर है वो उसके अंदर मौजूद है, वो आप देख लेंगे। केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट खोलेंगे, उसमें सारे केमिस्ट्री के लेक्चर मौजूद है, इस तरीके से आप देख लेंगे। दूसरी बात है कि हमने इस बात को महसूस किया है, फील किया है कि आप कुछ बच्चे जो है चूंकि लेक्चर मौजूद है, आज देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, उधर तो रिलैक्स ज्यादा है आप लोग, ठीक है जनाब। तो इसलिए हमने फैसला ये किया, ये खत पहले भी डिसाइड हुआ था, अभी तो आपको मौका दिया हुआ था क्योंकि दिया नहीं था। जो लेक्चर्स आपको अपलोड किए जाते हैं वो आपको सिर्फ एक हफ्ते के लिए विजिबल होंगे। जो लेक्चर आपको अपलोड कर रहे हैं दे आर विजिबल ओनली फॉर 1 वीक। आज इस वीक का लेक्चर है, एक हफ्ते तक विजिबल रहेगा, एक हफ्ते के बाद गायब हो जाएगा। आप एक हफ्ते के अंदर उसको 10 मरतबा 15 मरतबा जितनी मरतबा देखना है उसको देख ले। उसको जनाब जो उसकी स्क्रीन जो आपने उसके नोट्स बनाने हैं उसके नोट बना ले, जो करना है कर ले। एक हफ्ते के बाद लेक्चर आपका बैनिश हो जाएगा। आपके प्लेलिस्ट के अंदर यूट्यूब के चैनल के ऊपर आपके पास सिर्फ वही लेक्चर मौजूद रहेंगे जो विद इन अ वीक के लेक्चर आपके थे। इसका खसूसी ख्याल रखिएगा। तो तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि पिछले लेक्चर देख लीजिएगा। इसमें एक इस टॉपिक के अंदर एक दो चीजें ऐसी आएंगी जो पीछे हमने पढ़ी हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा रिवाइज भी करा दे। जो जो सीनियर है जरा नए वालों का लिहाज कर लीजिएगा जरा। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वेक्टरों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं। दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब बोलोगे 2 और 2 तो 4 होते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएंगे। मगर ये इतना सादा सहल मामला नहीं है जितना सादा सहल आसान आप समझ रहे हो, जितना सादा सहल आपको आसान लग रहा है। फिजिक्स के हवाले से जब हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, जब फिजिक्स के हवाले से हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराया जाता है। क्या करते हैं? दो फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जब मेरे बेटा हम दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। इंटरेस्टिंग सी बात अगर आप देखेंगे, तवज्जो दे के सुनिएगा, तवज्जो दे के सुनिएगा। फिजिक्स में रहते हुए जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास एक नई क्वांटिटी बन जाती है। मिसाल के तौर पे बेटा अगर मैं क्या करूं, अगर मैं जनाब मल्टीप्लाई कर दूं मास को एक्सीलरेशन से, अगर मैं मास को मल्टीप्लाई कर दूं एक्सीलरेशन से, अगर मैं मास को चंदा एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूं यानी ma कर दूं, तो आप जानते हो ये किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। पढ़ा नहीं पढ़ा है कि जब मास को एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कराया जाता है तो वो फोर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? वो फोर्स के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से चंदा अगर मैं मास को मल्टीप्लाई करा दूं, अगर मास को मल्टीप्लाई करा दे वेलोसिटी से,
तो ये हमारे पास जनाब क्या होता है, एक नई चीज बन जाती है जिसका नाम होता है मोमेंटम। क्या नाम होता है मेरे बेटा? मोमेंटम हमारे पास जनाब बन जाता है। फिजिक्स में जब दो चीजों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास एक नई चीज पैदा हो जाती है। एक और क्वांटिटी हमारे पास होती है कि अगर हम मास को मल्टीप्लाई करा दे ग्रेविटी से, m इंटू जी, अगर मास को m को g से मल्टीप्लाई करा दे, पता है ना क्या होता है? एम जी बराबर होता है वेट डब्ल्यू के। इसके बराबर होता है बेटा जो एम जी होता है वो किसके बराबर होता है? जो एम जी होता है मेरे बेटा वो वेट डब्ल्यू के बराबर होता है। समझाने की बात यह है कि जब फिजिक्स में हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराते हैं तो कोई नॉर्मल 2 और 2 4 वाली मल्टीप्लीकेशन नहीं है। 2 और 2 4 वाली मल्टीप्लीकेशन, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाली मल्टीप्लीकेशन नहीं है, बल्कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स में मिलाते हैं तो दे विल प्रोड्यूस अ न्यू क्वांटिटी। उसके नतीजे में एक नई क्वांटिटी पैदा हो जाती है। क्या होती है उसके नतीजे में? जब दो फिजिकल क्वांटिटी को मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो उसके नतीजे में वो दोनों क्वांटिटी नहीं बरकरार रहती, दोनों क्वांटिटी खत्म हो जाती हैं और एक नई क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी खत्म हो जाती हैं और एक नई क्वांटिटी हमारे पास पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पे जब मैंने बात की, जब मैंने मल्टीप्लाई कराया किसको मेरे बेटा? जब मैंने मल्टीप्लाई कराया मास को वेलोसिटी से मोमेंटम बन गया, मास टू की एक्सेलरेशन से फोर्स बन गया, एम को जी से क्या वेट बन गया। तो एक बात अच्छी तरीके से ध्यान में बिठा लें कि जब मैं बात कर रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर की, जब मैं बात कर रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर की, जब बेटा हम बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं है। बेसिकली क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करने के नतीजे में एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, नई फिजिकल क्वांटिटी पैदा हो रही है। सुनते हैं ना गौर से ध्यान से? we know that there are 7 fundamental physical quantities। 7 fundamental physical quantities होती हैं। आपको नाम पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा, मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा जनाब। कौन सा होता है? मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और जब और जब और जब दो फिजिकल क्वांटिटी को मिलाते हैं तो नई क्वांटिटी बन जाती है जिसको डिराइव क्वांटिटी कहा जाता है। When two physical quantities are multiplied together, a new physical quantity is obtained। एक नई फिजिकल क्वांटिटी पैदा हो जाती है। सिमिलरली व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड। अब यहां हम एक बात ख्याल रखना कि अब हम जिन दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों का वेक्टर होना लाजमी है। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन हर जगह चलेगी फिजिकल क्वांटिटी को, मगर यहाँ स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं इसमें हम जिन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराएंगे, दीज टू क्वांटिटीज मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों क्वांटिटी लाजमी 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 तौर पे वेक्टर होनी चाहिए। यानी मास और वेलोसिटी जो मैंने मिसाल दी थी वो यहाँ नहीं चलेगी क्योंकि मास स्केलर होता है। मास और एक्सेलरेशन की बात की थी, नहीं चलेगी क्योंकि मास स्केलर होता है। दोनों क्वांटिटी जिसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं उन दोनों क्वांटिटीज का वेक्टर होना लाजमी है। तवज्जो देखिए, गौर से सुनना। when two vector quantities are multiplied together, जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराया जाता है, सुनना गौर से, तवज्जो देखे। when two vector quantities are multiplied together, जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराया जाता है तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। वो जो दोनों क्वांटिटी थी वो दोनों खत्म हो जाएंगी और एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। और मजे की बात यह है कि जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी वो वेक्टर भी हो सकती है, वो स्केलर भी हो सकती है। जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोनों वेक्टर है। जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोनों कौन है मेरे बेटा? जिन दोनों को मल्टीप्लाई कराया जा रहा है। तवज्जो देख के जरा गौर से ध्यान से देख लेना। जिन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो दोनों वेक्टर है। फर्ज करें मेरे पास एक वेक्टर, कोई भी हो सकता है, एक वेक्टर मेरे पास फर्ज करें 1 है, एक वेक्टर मेरे पास चंदा 1 है और जो दूसरा इसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसको मेरे बेटा? इसको मल्टीप्लाई कराया जा रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, एक नई क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको बेटा मल्टीप्लाई कराया जा रहा है
और मल्टीप्लाई जब इसको हम करा रहे हैं तो एक नई क्वांटिटी से दूसरे वेक्टर से, ये खुद वेक्टर था और इसके बाद क्या किया मेरे बेटा, हमने इसको एक और वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, एक वेक्टर 1 था, दूसरा हमारे पास क्या है, वेक्टर 2 है। दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स को हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, जब इन दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो दे विल जनरेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। इसके नतीजे में हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी पैदा होगी। सुना जरा, तवज्जो देखिए गौर से, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के नतीजे में ये दोनों खत्म हो जाएंगे और इन दोनों के खत्म होने के नतीजे में हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी पैदा होगी। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी, मैं वेक्टर नहीं कह रहा, फिजिकल कह रहा हूँ, एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जनाब पैदा हो जाएगी। वी विल गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी पैदा होगी। और चंदा मेरे बेटा, जो नई फिजिकल क्वांटिटी पैदा होगी, ये नई पैदा होने वाली क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती है। ये नई पैदा होने वाली क्वांटिटी, जो नई क्वांटिटी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, जो नई क्वांटिटी हमारे पास पैदा हो रही है, हो सकता है नई पैदा होने वाली क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती है। और ये भी मुमकिन है कि जो नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हासिल होगी, ये भी मुमकिन है कि जो नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हासिल होगी, वो नई हासिल होने वाली क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है। क्या हो सकती है मेरे बेटा, जो नई क्वांटिटी हमारे पास हासिल होगी, ये भी मुमकिन है कि नई हासिल होने वाली क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर हो। तवज्जो देखिए, गौर से छोटी छोटी बातें सुन लेना, समझ लोगे, मामला बहुत आसान रहेगा। दो वेक्टर क्वांटिटी है, इन दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास बन जाएगी। ये नई बनने वाली क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती है, ये नई बनने वाली क्वांटिटी वेक्टर भी हो सकती है। क्या हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। ऐसी मल्टीप्लिकेशन का नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, क्या नाम इसका, सॉरी, इसका नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या नाम होता है इसका, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इसका नाम होता है। यहाँ तवज्जो से देखो, व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड। जो समझने की बात है मेरे बच्चा, समझ लो बात ध्यान से, जो समझने की हमारे पास अहम बात है, वो समझने की बात यह है कि दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हासिल होगी। और वो नई फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है, वो नई फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है स्केलर हो, और ये भी हो सकता है कि वो जो नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है वो वेक्टर हो। जो नई बनने वाली क्वांटिटी है वो मेरे बेटा स्केलर भी हो सकती है, वो नई बनने वाली क्वांटिटी क्या हो सकती है मेरे पास, वेक्टर भी हो सकती है। इस हवाले से हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर अ न्यू स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन। जैसे कि यहाँ आपको बताया मैंने कि जो नई बनने वाली क्वांटिटी है मेरे बेटा, वो स्केलर भी हो सकती है, वो नई बनने वाली क्वांटिटी क्या हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। जो नई बनने वाली क्वांटिटी है वो स्केलर भी हो सकती है, नई बनने वाली क्वांटिटी क्या हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। हेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। लिहाजा हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की एक नहीं दो टाइप्स हो जाएंगी। क्या होंगी मेरे बेटा, हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की हमारे पास दो टाइप हमारे पास हो जाएंगी। और कौन कौन सी हो जाएंगी, तवज्जो देके देख लो। एक का नाम रखा जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, एक का नाम क्या रखा जाएगा, एक का नाम रखा जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे का नाम रखा जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। क्या रखेंगे बेटा, एक का नाम स्केलर प्रोडक्ट और एक का नाम क्या रखेंगे, एक का नाम होगा स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे का नाम क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट। तवज्जो देखिए और तो सुनना, मल्टीप्लाई जो हो दोनों हो रहे हैं वो दोनों वेक्टर होंगे। जो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दीज टू क्वांटिटीज मस्ट बी वेक्टर। मास नहीं चलेगा, मास स्केलर होता है। दीज टू क्वांटिटीज मस्ट बी वेक्टर, ये दोनों हमारे पास वेक्टर होने चाहिए। जो नई बनेगी वो स्केलर भी हो सकती है, जो नई बनेगी वो वेक्टर भी हो सकती है। अब आते हैं स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट है इसका एक और नाम जनाब होता है डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दो तरह की प्रोडक्ट हमारे पास हो गई हैं,
एक का नाम हो गया स्केलर प्रोडक्ट, एक का नाम क्या हो गया मेरे बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। यहां से फिर चैप्टर के दो हिस्से हो गए। बहुत सारा स्केलर प्रोडक्ट है, इतना सा नहीं है, ढेर सारा स्केलर प्रोडक्ट है। इसको तवज्जो से ध्यान से समझ के कीजिएगा। इसकी दो डेफिनेशन है। पहली है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्या है? क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, फिर क्वालिटेटिव डेफिनेशन आएगी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट्स इनटू अ स्केलर क्वांटिटी, जो ऊपर हमने लिखा है वही बात है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई करने के नतीजे में हमें एक स्केलर क्वांटिटी हासिल हो, तो जनाब ऐसी मल्टीप्लिकेशन का नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम होता है इसका? if the product of two vectors results into a scalar quantity, then such a product is called scalar product। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेक्टर, नतीजे में क्वांटिटी मिलेगी, वो क्या होगी? स्केलर होगी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, फर्स्ट करें ए और बी, मेरे पास दो वेक्टर है, इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब सुनना गौर से, इसकी एक और जो डेफिनेशन हम कर सकते हैं, इसको हम बयान कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तवज्जो देके जरा गौर से देखिएगा, कॉपी में लिखिएगा तो वीडियो देख लीजिएगा पुरानी, ये सब मैं बता देता हूँ। तवज्जो देके गौर से देखना कि इसे होता क्या है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आपको पता है कि वेक्टर के दो हिस्से होते हैं। किसी भी वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, वन इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज इट्स डायरेक्शन। वन इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज इट्स डायरेक्शन। तो क्या कह रहा है? प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? तवज्जो से गौर से देखना। जो प्रोडक्ट है मेरे बेटा, किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तवज्जो देखिए, डायग्राम देखिएगा, फिर आपको और बेहतर तो आपने बात समझ में आएगी। फर्स्ट करते, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। वन वेक्टर इज ए, द सेकंड वेक्टर इज बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज बीटा, इज थीटा। देन ए डॉट बी बराबर होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये दो मैंने सीधी सीधी लकीरें लगाई हैं। नवाजिश अली साहब तवज्जो देके गौर से सुन रहे हैं, बासित साहब सुन रहे हो, अक्सर बेटा सुन रहे हो तो सुन लो, बाकी लोगों ने पहले किया हुआ है इसको, बल्कि अली तहामी साहब भी सुन ले। जब हम दो निशान लगाते हैं, वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। जब मैं इस तरीके से दो निशान लगा देता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ मेरे बेटा, इस तरीके से एक बार लगा देता हूँ, एक निशान में जब मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ मेरे बेटा, समझ लो तो इस निशान लगाने का मतलब ये होता है, जब मैं निशान लगा देता हूँ, जो दो बार नजर आ रहा है, कोई डंडे नजर आ रहे हैं बेटा, जो दो डंडे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वैल्यू होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है मेरे बेटा, और तीसरी चीज क्या है इसके अंदर? कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम थीटा। हमारे पास वो एंगल है जो दोनों वेक्टरों के दरमियान बन रहा है। इसकी डेफिनेशन क्या हुआ मेरे बेटा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके दरमियान एंगल का कोसाइन लेंगे। तवज्जो देकर गौर से सुनिएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है? ए और बी वेक्टर के दरमियान का एंगल है और इसकी वैल्यू 0 और पाई। अब पाई आपने सुना होगा पहली मर्तबा। पाई के मतलब होता है बेसिकली 180 डिग्री। जो पाई हमारे पास होता है उसके मतलब होता है 180 डिग्री होता है। आगे चल के कभी समझाएंगे, एंगल को मेजर करने के कई तरीके होते हैं, डिग्री होता है, रेडियन होता है, वो हम चैप्टर 4 में करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर पाई जो है मेरे बेटा, समझ लो, जब पाई में एंगल कहता हूँ तो पाई एंगल के आपने मतलब ये लेने हैं कि पाई एंगल के मतलब होगा 180 डिग्री। कितना एंगल होगा मेरे बेटा? तो मैं पाई बोलूंगा तो पाई के मतलब होगा एंगल 180 डिग्री। मेरे पास जनाब एंगल होगा पाई का। तो एंगल हम लेंगे, ये एंगल हमारे पास क्या होगा? 180, 0 और 180 के दरमियान एंगल होगा। 180 से बड़ा एंगल नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इनके दरमियान में एक डॉट का निशान लगाते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटा?
इनके दरमियान अगर आप तवज्जो देके गौर से देखें मेरे बेटा, जब मैंने यहाँ लिखा है तो मैंने क्या किया है, तवज्जो देके गौर से देखिएगा, मैंने इनके दरमियान में एक डॉट का निशान लगाया। क्या किया, इनके दरमियान में मैंने एक अदद डॉट का निशान लगाया है। यही वजह है कि डॉट के निशान की वजह से इसका एक और नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम होता है बेटा? क्योंकि दोनों वेक्टर के दरमियान डॉट लगाया जाता है, यही वजह है कि इसका एक और नाम रखा गया है। क्या कहते हैं इसको मेरे बेटा? इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दरमियान में डॉट का निशान लगाते हैं। क्या करते हैं? डॉट का निशान लगाते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है मेरे बेटा? इसको डॉट प्रोडक्ट भी इसको कहा, डॉट प्रोडक्ट भी इसको ये वो कहा जाता है। आगे चलते हैं। फिर एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन। इसकी एक और डेफिनेशन हमारे पास जनाब क्या हो सकती है? द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर ऑन टू द फर्स्ट वेक्टर। अच्छा, इसमें मुझे जरा डाउट लग रहा है, इसकी आप हेडिंग्स चेंज कर लीजिएगा, इंटरचेंज कर लीजिएगा इसकी हेडिंग, जो आगे टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाती है। ये जो डेफिनेशन है और जो ये जो डेफिनेशन है, इन दोनों डेफिनेशन को, ये बेसिकली क्वालिटेटिव है और ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली क्वांटिटेटिव है। इनकी जगह बदल लीजिएगा, ठीक है? ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी, नंबरों की सूरत में डेफिनेशन होगी, वैल्यूज की सूरत में डेफिनेशन होती है, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव डेफिनेशन। अब यहां जरा गौर से तवज्जो देके देखना, बिल्कुल जो अल्फाज है घूम गए, पता नहीं चल रहा सर ने क्या बोला और क्या लिखा। तवज्जो देके गौर से सुनना। यहाँ कह रहे हैं जनाब कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? गौर से देखना। किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और दूसरे नंबर पर क्या कर रहे हैं मेरे बेटा? दूसरे नंबर पर प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर ऑन टू द फर्स्ट वेक्टर। अभी जो मैंने जुमला लिखा ना, ये आपको पल्ले सर के ऊपर से गुजर गया। ये जो मैंने सेंटेंस आपको रीड किया कि प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर ऑन टू द फर्स्ट वेक्टर, ये बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा होगा। मुझे अच्छी तरह 100% मेरे को अंदाजा है कि ये लफ्ज आपके पल्ले पड़ना भी नहीं चाहिए। तीन चीजें हो गई इसके अंदर, गौर से देखना बेटा। तीन चीजें इसके अंदर हो गई। पहली बात क्या हो गई? मल्टीप्लाई करना है। स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन पहले वाले वेक्टर पर, दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन पहले वाले वेक्टर पर। अब मसला ये खड़ा हो गया कि प्रोजेक्शन होता क्या है? मसला क्या खड़ा हो गया कि प्रोजेक्शन किसे कहा जाता है? जो सर ने लिख तो दिया, अब पता ही नहीं प्रोजेक्शन होता क्या है, कहां से याद करेंगे? जब यही नहीं पता कि प्रोजेक्शन होता क्या है तो डेफिनेशन खाक समझ आएगी। तो पहले ये इससे पहले कि डेफिनेशन को समझे, प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश करें कि प्रोजेक्शन होता क्या है। डेफिनेशन को समझने से पहले प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश करें। यहां पर जो बी ऑफ ए लिखा है, ए डॉट बी, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, अभी आगे चल के समझाता हूं प्रोजेक्शन को। ए डॉट बी बराबर होता है ए इंटू बी ऑफ ए। ए इंटू ए डॉट बी बराबर होगा ए इंटू बी ऑफ ए के बराबर होगा। ये जो बी ऑफ ए लिखा है मैंने, बी कैपिटल लिखा है, ए इसके नीचे छोटा सा लिखा है। बी कैपिटल लिखा है, ए इसके नीचे छोटा सा लिखा है। ये जो बी ऑफ ए मैंने लिखा है, ये बी ऑफ ए दरअसल बता रहा है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए को। ये बी ऑफ ए लिखा है, ये बी ऑफ ए क्या बता रहा है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए को बता रहा है। अभी आगे चलते हैं तो आपको उसके जवाब मिलेगा। प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास जो खाली मैंने ए लिखा था, ये पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। जो बी ऑफ ए लिखा है, जो बी ऑफ ए लिखा है, ये प्रोजेक्शन है दूसरे वेक्टर का। जो बी ऑफ ए लिखा है, ये प्रोजेक्शन है दूसरे वेक्टर का पहले वाले वेक्टर पे। क्या होता है प्रोजेक्शन, जरा समझिए गौर से। वेयर बी ऑफ ए इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। और अगर हम इसको लिखे पुराने वाली फॉर्म में तो ए इंटू बी कॉस थीटा के बराबर होगा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए क्या होता है, जरा गौर से तवज्जो देकर सुनना।
प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। हम क्या करते हैं, वेक्टर बी के बनाते हैं कंपोनेंट ऑन टू ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए इस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन टू ए। जरा तवज्जो देके गौर से देखना, ये मेरे पास, सुन लो जरा गौर से, तवज्जो देके थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। ये मेरे पास वेक्टर मौजूद है, ये मेरे पास वेक्टर मौजूद है, ये मेरे बेटा वेक्टर है ए। ये कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर मेरे बेटा मेरे पास ए मौजूद है, जैसा ऊपर दिया हुआ है, जैसा ऊपर दिया वैसी वेक्टर ए। उसके बाद हमारे पास सूरत हाल क्या है कि यहां पर मेरे पास एक और वेक्टर दिया हुआ है बी। ये मेरे पास जनाब वेक्टर मौजूद है, फर्ज करें बी मेरे पास चंदा वेक्टर मौजूद है। ये जो वेक्टर मैंने लिखा, इस वेक्टर का नाम है बी। सुनना गौर से, तवज्जो देंगे। ये मैंने वेक्टर बी था, जो ऊपर वाली डायग्राम थी वही डायग्राम है एग्जैक्टली। अब मैंने क्या किया मेरे बेटा कि बी पर से एक परपेंडिकुलर गिराया। क्या किया, बी पर से मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया ए पर। बी पर से मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया ए पर। बी पर से मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया है ए पर। तवज्जो देके गौर से देखना, ध्यान से, बिल्कुल तवज्जो देके गौर से ध्यान से देखिएगा कि अब ये जो हिस्सा है बेटा, कहां से, यहां से लेकर जहां तक मैंने परपेंडिकुलर गिराया है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक जहां परपेंडिकुलर गिर रहा है और जहां पर वेक्टर ए मौजूद है, इस पोर्शन का नाम होता है बी ऑफ ए। इस पोर्शन का नाम होता है बी ऑफ ए और इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। इसका नाम होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। फिर तवज्जो से, गौर से, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, थोड़ा सा ट्रिकी है। प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी जो वेक्टर मेरे पास मौजूद है, इसका जो प्रोजेक्शन है ए पर, वो क्या है, हमने बी का कंपोनेंट बनाया। जिस तरह हमने वेक्टर के बनाया था ना, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, इस वेक्टर का मैंने कंपोनेंट बनाया बी का। कहां पर बनाया, ए पर बनाया। तो ये वाला जो हिस्सा होगा, वो कंपोनेंट जो ए पर बनेगा, इसका नाम होता है बी ऑफ ए। इसका नाम क्या होता है, बी ऑफ ए इसको कहा जाता है। तवज्जो देके गौर से, ध्यान से, फिर रिपीट कर देता हूं, एक नजर दोबारा तवज्जो से मेरे बेटा गौर से सुन लो। ये जिसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, प्रोडक्ट, एक और डेफिनेशन क्या बन रही है, ये न्यूमेरिकल वगैरह में बहुत काम आएगी। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट बनाया जाएगा पहले वाले वेक्टर पे। दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट बनाया जाए पहले वाले वेक्टर पे, उसको बोलेंगे बी ऑफ ए। फर्स्ट करो ए नीचे होता, फर्स्ट करो बी नीचे होता, ए ऊपर होता, तो फिर उसका नाम होता, ये था प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए था, वो हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। आगे चल के आएगा तो वहां तफसील से आपको और ज्यादा बेहतर तौर पर समझा देंगे। डेफिनेशन देख ले, स्केलर प्रोडक्ट क्या हो गया, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, नतीजे में स्केलर क्वांटिटी हासिल हो तो इसका नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि डॉट का निशान आता है लिहाजा इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। एक और डेफिनेशन क्या हो जाती है इसकी कि ये हमारे पास जनाब क्या है, ये हमारे पास जनाब क्या है, वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे के प्रोजेक्शन के प्रोडक्ट के बराबर हमारे पास होता है। तो और आगे देखते हैं, बात क्लियर होगी आपको। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब जरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। क्या मेरे बेटा इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज वर्क। काम आपने सुना होगा, फर्स्ट मैट्रिक क्लास के अंदर भी आपने वर्क की डेफिनेशन जनाब पढ़ी थी। जो वर्क होता है इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो वर्क हमें हासिल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ से मुराद फोर्स है, डी से मुराद डिस्प्लेसमेंट है। एफ से मुराद फोर्स है, डी से मुराद डिस्प्लेसमेंट है, बीच में डॉट लगाया है, डॉट प्रोडक्ट है। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क की डायरेक्शन नहीं होती। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क की डायरेक्शन नहीं होती है। एक और एग्जांपल है, पावर इज अनदर स्केलर क्वांटिटी व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स फोर्स एंड वेलोसिटी।
पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जो पावर होती है, कौन होती है मेरे बेटा, जो पावर होती है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है, एफ डॉट पी होती है। ये सब एमसीक्यूज में आता है। ये सब सवालात जो बता रहे हैं एमसीक्यूज के अंदर आते हैं कि पावर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डैश, पावर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड डैश, इस तरीके से ख्याल रखिएगा। या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड डैश। इस तरीके से छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से भी आती है। और न्यूमेरिकल करेंगे उनमें भी इस्तेमाल होगी। न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल में भी हमारे पास इस्तेमाल होगी। एफ डॉट बी होगा या एफ इंटू वी कॉस थीटा होगा। नाउ वी कम टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब हम कुछ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज का फायदा ये होता है कि आगे चल के जब भी बातें आएंगी तो हम डायरेक्ट फार्मूलाज के जरिए, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के जरिए उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर वेक्टर पैरेलल हो, क्या हो वेक्टर, जो वेक्टर ए है जो वेक्टर बी है दोनों की डायरेक्शन सेम हो। जो वेक्टर ए है जो वेक्टर बी है दोनों की डायरेक्शन सेम हो। दोनों मेरे बेटा अगर पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में अमल कर रहे हो। इफ ए एंड बी आर पैरेलल, पैरेलल होने के मतलब होता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल जीरो होता है। डायरेक्शन सेम होती है तो इनके दरमियान एंगल जीरो होता है। जब दो चीजें पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान एंगल जीरो होगा, कोई एंगल उनके दरमियान नहीं होगा। अब करना सिर्फ ये है कि इस फार्मूले के अंदर जहां थीटा लिखा है वहां जीरो पुट कर देना है। जैसा कि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट कि a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा के बराबर होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, cos जीरो हो जाएगा। a डॉट बी इज इक्वल टू a b cos जीरो हो जाएगा। cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बता रहे हैं, समझ ले। cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, लिहाजा इस cos जीरो की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, जो यहाँ पर cos जीरो लिखा था, इस cos जीरो की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, इस cos जीरो की जगह पे आ जाएगा 1। जब cos जीरो की जगह पर मेरे बेटा 1 आ जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रहेगा। लिहाजा a डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, जो a डॉट बी हमारे पास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश, a डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी के। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे और ऐसी सूरत में कहा जाता है कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम है, ऐसी सूरत में कहा जाता है कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम है। एक चीज यहाँ मेंशन नहीं है, मैं यहाँ लिख के देता हूँ, तवज्जो देकर जरा समझ लीजिएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ऐसी सूरत में जब एंगल कितना होता है मेरे बेटा, 0 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा मेरे बेटा, मैक्सिमम हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट। कब मैक्सिमम होता है, जब हमारे पास दो वेक्टर, जब हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, उनकी डायरेक्शन सेम होगी, तो डॉट प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर की दूसरी प्रॉपर्टी, दो वेक्टर इक्वल हो। इक्वल के मतलब जो वेक्टर पहला है वही दूसरा हो। जब दो वेक्टर एक जैसे होंगे तो पैरेलल भी होंगे। एक वेक्टर ए है दूसरा भी ए हो, एक वेक्टर अगर ए है तो दूसरा वेक्टर भी ए होगा, अगर बी है तो दूसरा भी बी होगा। इफ ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर देन ए इज इक्वल टू बी। ए बी के बराबर होगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ए बी के बराबर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू जनाब क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ए डॉट ए हो जाएगा। ए डॉट जो वेक्टर बी था उसकी जगह पर भी ए आ गया है, ए डॉट ए हो गया। ए डॉट ए मॉड ऑफ ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर आएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बेटा ए स्क्वायर आएगा। ये एग्जाम में एमसीक्यूज में आता है कि ए डॉट ए इज इक्वल टू डैश, ये ऐसे लिखा होता है ए डॉट ए, और मेरे बेटा नीचे डैश लगा होता है। आपने बताना होता है कि जनाब ये डैश का निशान लगा होगा, कि ये जो डैश होगा यहाँ पर डैश लगा होगा, और आपने डैश फिल करना होगा कि ए डॉट ए किसके बराबर होता है। ये एमसीक्यूज में आता है। ये छोटी छोटी बातें होती है, आपको लगता है फालतू है, ऐसे टाइम पास हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा। सब एमसीक्यूज में छोटी छोटी बातें आती हैं कि ए डॉट ए इज इक्वल टू डैश, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है अगर वेक्टर पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर के मतलब होता है एंगल 90 डिग्री हो।
परपेंडिकुलर के मतलब होता है कि वेक्टर हमारे पास 90 डिग्री हो, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। वेक्टर परपेंडिकुलर हो उनके दरमियान अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री हमारे पास हो तो ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की जगह पे कितना आएगा बेटा, जो थीटा है उसकी जगह पर 90 आ जाएगा। जो थीटा है उसकी जगह पर 90 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। जब यहाँ जीरो पुट करूंगा मेरे बेटा तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर हर चीज जीरो हो जाती है। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर हर चीज जीरो हो जाती है। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर चीज जनाब क्या होगी, जीरो हमारे पास हो जाएगी। ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल एज वेल एज फॉर द एमसीक्यूज। न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ख्याल रखिएगा कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो के बराबर हमारे पास होगा अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो। चौथी प्रॉपर्टी है इफ वन वेक्टर इज नल वेक्टर, अगर एक वेक्टर नल हो जाए। नल के मतलब क्या होता है बताया था आपको जब वेक्टर की टाइप पढ़ा रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता सुन ले कि वेक्टर की टाइप पढ़ा रहे थे कि वेक्टर हमारे पास नल वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। नल वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से एक जीरो हो जाए। जब एक जीरो होगा तो क्या होगा, जीरो से मल्टीप्लाई होने के नतीजे में ओवरऑल आंसर जीरो हो जाता है। जीरो से मल्टीप्लाई होने के नतीजे में जो ओवरऑल आंसर हमारे पास होता है वो जीरो हो जाता है। ए डॉट बी को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए उनमें से एक नल वेक्टर हो, अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए उनमें से एक वेक्टर नल वेक्टर हो यानी उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो द रिजल्ट विल बी जीरो। रिजल्ट क्या आएगा बेटा उसका, द रिजल्ट विल बी जीरो। उसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो रिजल्ट हमारे पास जीरो आ जाएगा। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम आगे जाएं बस यहाँ तक आज के लिए इतना करते हैं, छोड़ देते हैं। दो तीन बातें फिर बता रहे हैं, थोड़ी सी चीज जरा समझिएगा। जिन लोगों ने पहले की क्लासे नहीं ली है आपको पता होना चाहिए कि बहुत कुछ पीछे पढ़ाया हुआ है। ये भी पूरा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है। इसके पीछे भी इतनी ही स्क्रीनें और भी है जो पहले पढ़ाई हुई है। जब हमने पढ़ाया था पोजिशन वेक्टर हमने कहीं पढ़ाया था। जिन लोगों ने पिछली क्लास से नहीं ली है मेरे बेटा, एक टॉपिक हमने पढ़ाया था पीछे कहीं जिसका नाम था पोजीशन वेक्टर। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का एक टॉपिक था जो मैंने पीछे किसी क्लास में पढ़ाया था, आप देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर जब पढ़ा रहे थे, जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे थे, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर का है। पीछे किसी लेक्चर के अंदर छोड़ के, किसी लेक्चर में ढूंढ के जो लोग नहीं थे क्लास के अंदर, वो इस टॉपिक को देख लीजिएगा। इस टॉपिक को मेरे बेटा देख लीजिएगा क्योंकि अगली जो हम क्लास करेंगे उसमें इसकी जरूरत पेश आएगी। उसके बाद एक और चीज मैंने पढ़ाई थी जिसका नाम था पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ाया था मेरे बेटा, एक और टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ाया था। एक टॉपिक ये उसी के साथ होगा, ये उसको ये भी आप देख लीजिएगा, पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी जो हम नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ने वाले। एक 10-15 सेकंड बाकी सिर्फ बस। और एक और टॉपिक हमारे पास था जिसमें हमने आपको बताया ये था कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ये पिछले लेक्चर्स को देख लीजिएगा, रिव्यू करके आइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। जस्ट 1 या 2 सेकंड बाकी है। लेक्चर्स पिछले के देख लें, एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएंगे। लेक्चर्स पीछे के आप लोग लाजमी तौर पे देख लें, एक हफ्ते के अंदर आपको बता दिया है कि आप जितने भी लेक्चर्स होंगे दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू ओनली फॉर 1 वीक। एक वीक के लिए अवेलेबल होंगे, वेक्टर खत्म होते चले जाएंगे। आप हाथ क्या अपने रजिस्टर को मेंटेन करें।